है दोस्तों, आज फिर से आपका हमारी नई वीडियो में, जहां हम आज करेंगे और विचार करेंगे कि क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरियाणा में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रयोग किया था या नहीं किया था। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था क्या, या यह किसके द्वारा बनाया गया, और हम आज इस पर गहन विचार करेंगे कि क्या वाकई में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा जो है हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों को ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसने अपने अंतर्गत लिया या नहीं लिया। क्या कोई ऐसी भी रियासत थी जो इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत अंग्रेजी सरकार में मिलाई गई या नहीं मिलाई गई, और देखेंगे अपने स्लाइड्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था क्या, या ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा दी गई। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक व्यक्तिगत का सिद्धांत था, यानी कि इसको क्या बोला जाता है, व्यक्तिगत का सिद्धांत या हड़प नीति भी कहा जाता है। यह किसने लागू की थी? यह लागू की थी लॉर्ड डलहौजी ने। कब लागू की थी? 1848 में। तो 1848 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति, इसको क्या बोला जाता है, हड़प नीति भी बोला जाता है, और इंग्लिश में इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है, और शुद्ध हिंदी में व्यक्तिगत का सिद्धांत। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था वो था क्या, वो देखिए हमारी नेक्स्ट स्लाइड्स में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था, यदि किसी रियासत के शासक की मृत्यु बिना किसी प्राकृतिक उत्तराधिकारी, तो प्राकृतिक उत्तराधिकारी क्या होता है, जहां एक मेल और एक फीमेल शादी होती है, उनके बाद उनका जो है बच्चा होता है, वो प्राकृतिक रूप से होता है। और एक होता है दत्तक पुत्र, जो यहाँ पर बताया गया है। तो दत्तक पुत्र किसे कहा जाता है? दत्तक पुत्र कहा जाता है जो गोद ली हुई संतान थी, उसको दत्तक पुत्र कहा जाता था। यदि किसी रियासत के शासक की मृत्यु बिना किसी प्राकृतिक उत्तराधिकारी के हो जाती थी, तो उस रियासत को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अधीन कर लेती थी। सिद्धांत के अनुसार दत्तक पुत्र को राजा के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं थी, यानी कि गोद लिया हुआ जो बच्चा था उसको नेक्स्ट राजा स्वीकार नहीं किया जाता था। इसके बाद जो इस हड़प नीति के अंतर्गत जो राज्य या क्षेत्र भारत के जो लिए गए थे, या इसके अंतर्गत हड़प लिए गए थे, वो कौन कौन से थे? वो था झांसी, नागपुर, सबलपुर और सतारा। सतारा एक ऐसा क्षेत्र था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सबसे पहले कैप्चर किया गया था, यानी ये फर्स्ट स्टेट था या फर्स्ट रियासत थी जो इस हड़प नीति के अंतर्गत सबसे पहले अधीन की गई थी। तो नेक्स्ट, इसमें जो हरियाणा में जो विद्रोह हुए या कुछ किसी भी बेस पे हुए, वो हम देखते हैं कि रानिया और लाडवा को किसके अंतर्गत जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो जो रानिया थी वो 1818 में जो नवाब वहां के हुआ करते थे, नवाब जावेद खान, उनके द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य के खिलाफ एक जो है विद्रोह कर दिया गया। उस विद्रोह को दबाते हुए वहां की जो रियासत थी, रानिया की रियासत, उसको ब्रिटिशों ने अपने अंतर्गत ले लिया था। कब लिया था? 1818 में। नेक्स्ट है कि जो लाडवा की रियासत थी उसको 1845 में राजा अजीत सिंह ने विद्रोह के कारण अंग्रेजी हुकूमत में अपने क्षेत्र को, यानी कि उस क्षेत्र को हथिया लिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जब अजीत सिंह ने विद्रोह किया। तो यहाँ जो हड़प नीति है वो 1848 में बनकर आती है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, और ये दोनों डेट पहले की हैं। तो ये दोनों जो क्षेत्र है हरियाणा के, यानी कि इससे सिद्ध होता है कि ये जो है हड़प नीति के अंतर्गत नहीं गए थे। तो चलिए आगे और देखते हैं।
आगे आता है जो 4 रानियां हुई हैं पीछे रियासतों की, जहां राजा की मृत्यु हो चुकी थी, तो वहां रानियों का राज था। तो वो कौन कौन सी या कहां कहां की रानियां थी? वो थी रादौर की रानी, दूसरी थी अंबाला की रानी, तीसरी थी लाडवा की रानी और चौथी थी हलाहर की रानी। हलाहर ये पंजाब के एक क्षेत्र का जो है और ये जो 3 है ये हरियाणा से संबंधित है। तो जो रादौर है उसको 1828 में जो सरदारनी थी इंद्र कौर, इनके पति की जो है दल सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सरदारनी दया कौर जो है उनकी भी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के कारण जो 1818 में रादौर है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ले लिया जाता है। इसके बाद जो आता है अंबाला, गुरुबख्श सिंह जो है वो पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। उनकी पत्नी वहां का शासक संभाल रही थी अंबाला का। तो 1824 में जैसे ही रानी जो दया कौर है इनकी मृत्यु होती है तो अंग्रेजी हुकूमत इनकी रियासत भी अपने अंतर्गत ले लेती है। नेक्स्ट आता है कि लाडवा में जो राजा था वो था फतेह सिंह और उनकी पत्नी थी चांदपुर, ठीक है, चांदबाई, इसको क्या कहेंगे चांद, ये गलत टाइप कर दिया हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर सूरज कुमार ने। तो यहाँ चांदपुर जो रियासत है चांदकौर है, यहाँ रानी का नाम, उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद जो ये रियासत है अंग्रेजी शासन के अंतर्गत चली जाती है। नेक्स्ट आती है हलाहर। हलाहर जो है 1844 में जो सरदार थे वहां के शासक राजा भगत सिंह, उनकी जो सरदारनी थी राम कौर, रानी का नाम है राम कौर, उनकी मृत्यु के पश्चात 1844 में ये अंग्रेजी शासन के अंतर्गत ले ली जाती है। तो डलहौजी ने 1848 में किया। तो इनमें से आपको कौन सा लग रहा है? ये भी हड़प नीति के अंतर्गत नहीं थी, ये भी नहीं थी और ये भी नहीं थी। कहीं ना कहीं ये लगता है कि हड़प नीति के अंतर्गत चली गई होगी, लेकिन इसका हमें कोई संपूर्ण साक्ष्य नहीं मिलता। तो नेक्स्ट चलिए, जो रियासत एक और है वो है छछरौली। छछरौली में जो 1818 का विद्रोह होता है उसको देखते हैं कि रानी रामकौर वहां की शासक थी। जब उनका जो राजा है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उसके बाद रानी रामकौर वहां का शासन संभालती है और जोधा सिंह एक उनके यहाँ मंत्री वगैरह या उनके सेना में शामिल होते हैं, वो अंग्रेजों से टाई अप कर लेते हैं और वो 1818 में ब्रिटिश जो साम्राज्य है उसके अंतर्गत ले ली जाती है छछरौली। तो छछरौली को रानी रामकौर की अयोग्यता, यानी कि इनकी अयोग्यता थी, ये अयोग्य थी रानी बनने के, क्योंकि इनसे जो राजपाट है वो संभाला नहीं जा रहा था। तो इन्होंने जो है जोधा सिंह ने हस्तक्षेप किया और वो ब्रिटिशों को अधीन या अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद जो राजा हैं जिनकी कोई संतान नहीं थी, कोई संतान न होने के कारण जो है कैथल, थानेसर और बुफोल, ये 3 ऐसी रियासतें थी जिनको बिना किसी उत्तराधिकारी के, यानी कि राजा की कोई संतान न होने के कारण जो है ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत मिला लिया गया था। तो सबसे पहले जो है कैथल जो है 1843 को उदय सिंह के बिना उत्तराधिकारी के मृत्यु हो जाती है, यानी कि बिना इनको जो कोई संतान होए ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जिससे इनकी रियासत ब्रिटिश सरकार अपने अंतर्गत ले लेती है। तब थानेसर 1832 में राजा जयमित सिंह बिना उत्तराधिकारी के इनकी भी मृत्यु हो जाती है और अंग्रेजी सरकार इनकी रियासत को भी अपने अंतर्गत बना लेती है। नेक्स्ट आता है कि बुफोल को 1838 में राजा हरनाम सिंह की बिना उत्तराधिकारी के मृत्यु हो जाती है और इनके जो रियासत है वो भी ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत चली जाती है। अब 1848 से अगर इसको कंपेयर करके देखते हैं तो यहाँ पाते हैं कि तीनों ही 1848 से पहले ही ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत चली गई थी। तो यहाँ भी हम खुले तौर पर नहीं बोल सकते कि जो हड़प
नीति का सिद्धांत था जो डलहौजी के द्वारा दिया गया, वो हरियाणा की रियासतों को ब्रिटिश सरकार में मिलाने में सहायक हुआ था। ये रियासतें पहले से ही ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत जा चुकी थी। जो ओवरऑल निकल कर आता है, जैसे कि हमने पीछे देखा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1848 में लागू हुई, जबकि यह सभी घटनाएं जो हमने अभी देखी वह इससे पहले की प्रतीत होती है। अतः हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं इन्हीं घटनाओं ने हरियाणा में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को एक आधार प्रदान किया था, यानी कि इन घटनाओं ने ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए एक आधार तैयार किया और इन्हीं को आगे चलकर डलहौजी द्वारा रूल के रूप में स्थापित कर दिया गया और इन्हीं रूल के मुताबिक आगे जाके सतारा और झांसी जैसी जो रियासतें थी वो इन्होंने अपने अंतर्गत ले ली थी। तो ओवरऑल कंक्लूजन निकल कर आता है कि हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं हुआ था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत। इसी तरह की जो जानकारियां या नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।